मेरी छोटी बहन की हरकतें आजकल कुछ बदली बदली सी थी। यह उसकी वही उम्र थी जब वह जवान हो रही थी। मैं उससे बड़ी थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और वह स्कूल में पढ़ती थी। हम दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। वह इस तरह की लड़की थी कि जैसे पढ़ाई में अगर उसे थोड़े से भी नंबर कम मिलते तो वह बड़ी परेशान हो जाती थी। लेकिन आजकल उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसके होठों पर हमेशा कोई गीत होता। वह प्यार मोहब्बत वाली फिल्में देखती, कहानियाँ पढ़ती। क्या मतलब था इसका? क्या वह किसी को पसंद कर बैठी थी? कभी शीशे के सामने खड़ी हो जाती और अपने कपड़ों को पीछे से पकड़कर टाइट कर लेती और कहती, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, बिना कोई डाइट किए, बिना एक्सरसाइज किए भी कमाल की बॉडी है मेरी, कितनी खूबसूरत हूँ मैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि मामला क्या है तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि आजकल वह हम सबसे छुपती फिरती थी। सर्दियों का मौसम था, खुद को लंबे लंबे कपड़ों में छुपा कर रखती थी। मुझसे कहती थी कि अपने कपड़े मुझे दे दो, मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मेरे कपड़ों में तो वह बिल्कुल ही गायब हो जाती थी, लेकिन अपने कपड़े छोड़कर मेरे कपड़े पहनती थी। मुझे उस पर शक हो गया और मैंने उसका पीछा किया। एक दिन यह देखकर हैरान रह गई कि उसका तो मेरा नाम समीरा था और मेरी बहन का नाम रूपा था। हम उसे प्यार से रूबी कहते थे और मुझे प्यार से सामो कहते थे। अपने माँ बाप की हम दो ही बेटियाँ थी और हम लोगों ने ही उनका नाम रोशन करने का जिम्मा लिया था, क्योंकि जब मेरी माँ के यहाँ दूसरी बेटी यानी कि रूबी पैदा हुई तो उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि अब वह दोबारा से कभी माँ नहीं बन सकती, वह बांझ हो गई है। मेरी दादी और सब रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी तो दो ही बेटियाँ थी, अगर एक बेटा भी होता तो तुम इस औरत के साथ तुम अपना गुजारा कर लेते, लेकिन अब तुम इसको छोड़ दो या फिर इसके होते हुए ही दूसरी शादी कर लो। मेरे बाप को यह मशवरे सुबह नाश्ते में भी मिलते, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी, और मेरे बाप जैसा इंसान मैंने नहीं देखा कि वह किसी की बात पर कान नहीं धरते थे। घर आकर यह भी नहीं कहते थे कि आज किसी ने मुझ पर बातें की है या मुझे नीचा दिखाया है या मुझे यह कहा है कि पत्नी को छोड़ दो। अपने माँ बाप की इन हरकतों की वजह से उन्होंने घर अलग कर लिया था। उसके बाद तो जैसे पूरे खानदान ने उनका बॉयकॉट ही कर दिया। धीरे धीरे हम लोग जवान होने लगे और वह लोग बूढ़े होकर इस दुनिया से जाने लगे। मेरी दादी भी दुनिया में न रही, दादा तो पहले ही नहीं थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जाते जाते भी उनके दिल में हमारे लिए ना तो कोई जगह थी और ना ही उनके होठों पर हमारे लिए कोई दुआ थी। मेरी माँ को सब लोग खुशकिस्मत कहते थे। वह कहते थे कि तुम्हें तो तुम्हारे पति ने छोड़ देना था, हमारा कोई भाई नहीं था, लेकिन बाबा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। वह कहते थे मेरी बेटियां ही मेरा गौरव है। कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो अच्छे होते हैं, हर आदमी बुरा नहीं होता है, और हमारा बाप एक अच्छा आदमी था, एक अच्छा पति था और एक अच्छा पिता भी था। ऐसे में यह हमारा भी फर्ज था कि हम अच्छी बेटियां बने और कभी भी उनका सिर झुकने नहीं दें, वरना लोग यही कहते कि बेटियां तो हमेशा सिर झुकाने का काम करती है। यह बात मुझे भी मेरी माँ ने अच्छी तरह समझाई थी और रूबी को भी, और मैं भी उसको समझाती रहती थी क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी। यह बात तो थी कि वह मुझसे ज़्यादा सुंदर और दुबली पतली होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी, इसलिए उसको यह बात ज़्यादा समझाई जाती थी, क्योंकि जो इंसान खूबसूरत होता है उसका दिमाग ख़राब होने में देर नहीं लगती। जब वह अपने आप को शीशे में देखती है तो कहती है कि कितना खूबसूरत हूँ मैं, और फिर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि सुंदरता और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है। पर अब जो मैंने रूबी की हरकतें देखनी शुरू की थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि वह अपने बाबा का गौरव तोड़ेगी और हम सबका मुंह काला करवाएगी। स्कूल जा रही थी जब मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि ज़रा इधर आओ। वह आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे सिर से लेकर पांव तक देखा। मैंने कहा कि यह क्या हुलिया बनाकर जा रही हैं? पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है? तो कहने लगी कि क्या हुलिया है, कुछ भी तो नहीं किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुमसे पूरे 6 साल बड़ी हूँ, क्या मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया हुआ है? आंखों में काजल लगा रखा है, होठों पे हल्की सी लिपस्टिक, चेहरे पे शायद थोड़ी सी बेस भी लगाई है, लेकिन बहुत ही कम, और ब्लश भी लगाया है, और यह जो बालों के ऊपर टोकरा सी उठाई है यह तुम्हारे चेहरे पे बड़ी सूट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन यह सब किस लिए यार? क्या तुम्हारे स्कूल में कोई पार्टी है? तो वह कहने लगी कि नहीं, कोई पार्टी नहीं है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसे ही आपको लग रही है। वैसे ही मेरा मुंह थोड़ा लाल है। मैंने कहा कि मुझे यह पता है तुम्हारा मुंह कितना लाल है। मैंने उसे कहा कि जाओ
मुंह धोकर आओ। जाहिर है उसने बड़ी मुश्किल से नो मेकअप लुक क्रिएट किया था। अपनी तरफ से यह साबित कर रही थी कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया, जबकि उसने मेकअप की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल की थी। अब उसको मुंह धोना पड़ रहा था तो गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन मेरे सामने इतना बोलती नहीं थी। मैंने उसे एक दफ़ा कहा और वह चली गई। एक बात थी कि वह मेरी बात मान लेती थी, मेरे सामने कुछ बोलती नहीं थी। अभी भी मुझे दीदी ही कहती थी, अगर गुस्से में भी होती तो भी मेरा नाम ले लेती थी। लेकिन पता नहीं आजकल उसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने इस बातों को ज़्यादा नोटिस नहीं किया था, जब एक दिन हम सब लोग परेशान हो गए क्योंकि रूबी घर नहीं आई थी, जबकि उसके घर आने का वक्त हो गया था। स्कूल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। 2-4 लड़कियाँ इस गली में आती थी, वो भी उनके साथ ही आ जाती थी। मेरे बाबा बचपन से हमारी बहुत देखभाल करते थे, लेकिन अब हमने उनको कह दिया कि जब 4-5 लड़कियाँ इस तरह आती हैं और वो भी उनके साथ आ जाती हैं तो क्या दिक्कत है। मैं भी यही तरीका बनाती थी। कुछ लड़कियां गली में आती थी तो हम सब लड़कियां एक साथ चलते हुए गलियों के अंदर से होते हुए अपने अपने घर में आ जाते थे। और इस रूटीन को भी 2 साल हो गए थे, क्योंकि अब बाबा से हमारी ड्यूटी नहीं दी जाती थी और वो बूढ़े हो रहे थे। रूबी का अभी तक घर न आना बड़ी अजीब बात थी। मेरे बाबा घर पे नहीं थे, अगर होते तो सबसे ज़्यादा वही परेशान होते थे। उस दिन 2 बजे तक घर आ जाना था, लेकिन अब 4 बजने वाले थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते में कोई पानी पूरी की रेडी दिख जाती तो वहाँ पर रुक के पानी पूरी खाना शुरू करती, लेकिन इस काम में भी कितने देर लगती है। देर तो काफ़ी हो गई थी। आज बाबा व्यस्त थे, उन्होंने कहा था कि वो रात को आएंगे, नहीं तो अभी तक सबसे ज़्यादा वही परेशान होते और हम लोग भी कम परेशान नहीं थे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जिन लड़कियों के साथ वो आती है ज़रा उनके घर जाकर पता करके आओ। एक लड़की तो सामने ही रहती थी। मैं उसके घर चली गई और वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। वो कहने लगी घर आते टाइम वो हमारे साथ नहीं थी। वो तो कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आऊँगी, तुम लोग मेरा इंतज़ार मत करना। इसलिए हम उसको छोड़ के खुद ही वापस आ गए। मुझे लगा कि शायद आज उसे अंकल लेने आ रहे हो। मैंने कहा कि लेकिन मेरे बाबा तो आज शाम तक बिजी थे। ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं दूसरी लड़की के घर गई, वो भी यही किस्सा सुना रही थी कि वो सुबह से कह रही थी कि तुम सबके साथ जाऊंगी। फिर जाने क्या हुआ, लेकिन एक बात है कि आज उसे सज़ा भी मिली थी। मैंने कहा कि कौन सी सज़ा, तो कहने लगी कि वो सर मनोज है ना, उन्होंने उसकी छुट्टी बंद कर दी थी और वो काफ़ी देर तक क्लास में ही थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे पूरी बात बताओ। और ये सर मनोज कौन है? उसकी दोस्त ने कहा कि सर हमेशा मैथ के टीचर हैं, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ख़ूबसूरत हैं। मैंने कहा कि तुमसे ये तो नहीं पूछा कि हैंडसम और ख़ूबसूरत है स्कूल में पढ़ने जाती हो या टीचर्स को दिखने के लिए। उसने कहा कि ये बात रूबी ही कहती है। शायद उसे मेरी बात बुरी लगी, इसलिए उसने मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा कि क्या मतलब रूबी भी कहती है? कहने लगी कि रूबी ही उनके आगे पीछे फिरती रहती है। अगर स्कूल में कोई भी काम होता है जो सर मनोज से रिलेटेड होता है तो वह कहती है कि मैं करूँगी, मैं करूँगी। सर मनोज को बुला कर लाओ, सर मनोज को पानी पिलाओ, सर मनोज को कहोगे क्लास में शोर हो रहा है या कोई भी काम होता है, बात करने का कोई भी मौका हो हाथ से जाने नहीं देती। यहाँ तक कि पहले तो उसे मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह मैथ के सवाल पहले से करके आती है और जब सर मनोज कहते हैं कि कौन आगे ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करेगा तो वह सबसे पहले उठती है। हम लोग हैरान होते हैं कि जो काम इससे हल नहीं करवाए जा सकते थे अब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। लेकिन आज उसने बहुत बुरा टेस्ट दिया था, इसलिए उन्होंने उसकी छुट्टी बंद कर दी। हम सब लोग तो बाहर निकल गए थे। वैसे भी उनका पीरियड आखिरी होता है। हमें लगा कि शायद उसके बाबा लेने के लिए आएंगे, तो फिर चाहे देर से निकले या जल्दी उसका तो पहले से ही इंतज़ाम होगा। लेकिन अगर हम उसके इंतज़ार में खड़े रहते तो हम सब लेट हो जाते और हमारे घर वाले परेशान हो जाते। इसलिए हम लोग उसके बगैर ही वहाँ से निकल गए। जब आखिरी दफ़ा देखा था तो वह क्लास में थी। मैंने कहा और उसके बाद तुमने उसे देखा? कहने लगी कि नहीं, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। दूसरी लड़की कह रही थी कि उसने देखा है। बात बड़ी उलझ गई थी। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये सर जो भी है लगता है ये सब उसी का किया धरा है। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं कोई क़यामत तो नहीं आ गई, क्योंकि 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 मिनट भी नहीं गुजर। करते करते शाम हो गई और हमें ये बात अपने बाबा को बतानी पड़ी। उनके लिए तो ऐसा ही था कि जैसे उन पर क़यामत आ गई। वो बड़े परेशान हो गए थे। जवान बेटी स्कूल से घर न आई। जब हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे सब लोग लगे हुए थे। 2 कजिन्स को भी बता दिया, यानी कि पूरे
ख़ानदान में ही बात फैल गई थी, क्योंकि बात कोई छोटी नहीं थी। उसके बाद अभी हम लोग घर से बाहर निकले कि अचानक से मुझे गली के किनारे पर रूबी नज़र आई। वो चलती हुई आ रही थी। वो इस तरह से चल रही थी कि जैसे उसने अपने पाँव के ऊपर कोई भारी वजन बांध ली है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही है, यानी कि बहुत ही मरे मरे कदम उठा रही थी। उस वक्त मैंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि वो आ गई है, उसकी शक्ल और उसकी आंखों पर नहीं। मैंने कहा कि कहाँ से आ रही हो तुम? शाम के 6 बज गए हैं, 4 घंटे से कहाँ थी? उसने कहा कि मुझे घर में तो आने दो। वो घर में आ गई और हम सबको उसने बहुत पक्का सा जवाब दे दिया। उसने कहा कि वो मुझे एक छोटी लड़की मिल गई थी जो स्कूल के बाहर खड़ी थी और गुम हो गई थी, पता नहीं किसी और स्कूल की थी, और वहाँ की बस में बैठ के यहाँ आई। उस बस ने यहाँ से भी लड़कियाँ उठानी थी, लेकिन वो यहाँ पर उतर गई और बस वाला चला गया। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने गई थी। मैंने सोच लिया था कि उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं उसे उसके घर छोड़कर आई हूँ। बच्ची छोटी थी, उसे ठीक से पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से पूछा मैंने। बस इसी काम में मेरे 4 घंटे लग गए। कभी इस घर से पूछती तो कभी दूसरे घर से। छोटी सी लड़की थी, उसे अपने घर के बारे में क्या पता था, लेकिन मैं उसे कहाँ लेकर जाती, कैसे छोड़ देती अकेले? इसलिए बस इसी सब में लग गई। हमने उसे सिर से लेकर पाँव तक देखा, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। खैर वो आ गई थी तो सब लोग टेंशन फ्री हो गए और सब ने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसे किसी की मदद करने के लिए बाकियों को तो मुसीबत में नहीं डालते ना। अब खानदान में तो बात फैल गई है, पता नहीं वो क्या कहेंगे। खैर रात हुई तो सब नॉर्मल थे। हम दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थीं। मैंने उसे कहा कि ये सर का क्या चक्कर है, तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि क्या मतलब, सर का क्या चक्कर है? आपने किससे पूछा? मैंने कहा कि तुम्हारी दोस्त बता रही थी। वो गुस्सा हो गई और उसने कहा कि उसके भी दिल में कोई बात नहीं रहती। मैंने कहा कि उसके दिल में कोई बात रहे ना रहे, तुम्हारे दिल में क्या बात है, ज़रा बताओ मुझे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। किसी लड़की को अपने टीचर से अगर प्यार हो जाए तो ये कितनी अजीब सी बात है। ना तो समाज इसको कबूल करता है और ना ही इस रिश्ते का कोई वैल्यू होता है। आप कैसे अपने टीचर के साथ कोई ताल्लुक़ बना सकते हैं? लोग बुरा ही समझते हैं और उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन किसी मुसीबत में फंस जाए, इसलिए मैंने उससे ये बात करनी ही थी, मैंने पूछना ही था। फिर भी मैं उसकी बड़ी बहन थी। तो मेरी बहन ने बताया कि कुछ नहीं है दीदी, बस मुझे वो सर अच्छे लगते हैं, बड़े ही हैंडसम हैं, खूबसूरत से हैं। मैंने कहा कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अच्छे लगते हैं इससे क्या मतलब है? तो उसने कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस अच्छे लगते हैं, जैसे शाहरुख खान किसी को अच्छा लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसके साथ किसी को शादी करनी है या ज़िंदगी गुजारनी है, बस वो एक हीरो है इसलिए अच्छा लगता है। मैंने कहा कि बस जो भी है, लेकिन इस तरह भी मत सोचा करो, ये सब भी ठीक नहीं होता है। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी वो तो सर है ना, और हम तो स्टूडेंट हैं, और उनकी और मेरी उम्र में तो काफ़ी फ़र्क भी होगा। मैंने कहा कि तेरा दिमाग लगता है किसी और तरफ जा रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देख कोई ऐसी वैसी बात दिल में ना पाल लेना जो सारी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बन जाए। तुझे पता है ना हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हमने ख़ानदान वालों को चुप करवाना है, अपने बाबा की बात माननी है, हमने उनका फ़ख्र बनना है, पता है ना तुझे? वो कहने लगी कि हाँ मुझे पता है, बिल्कुल पता है। बस उस दिन के बाद रूबी बिल्कुल बदल गई थी, उसकी हरकतें भी बदल गई थी। वो खोई खोई रहती थी, कुछ सोचती रहती थी, कुछ बताती रहती थी। पहले तो अपने दिल की हर बात मुझसे किया करती थी क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बताती थी। आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई थी। एक दिन मैं रात को सो रही थी, जब मुझे उसके रोने की आवाज़ आई। मैं हैरान हुई कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये तो रूबी के रोने की आवाज़ है। मैंने फ़ौरन से लाइट ऑन की। लाइट ऑन करने से पहले भी मैंने उसका नाम लिया और कहा क्या बात है, क्या हो गया? जब मैंने लाइट ऑन की तो वो मेरी तरफ ऐसे देखी जैसे सो रही थी, और मैंने उसे जगा दिया। कहने लगी दीदी लाइट क्यों ऑन की है? मैं सो रही थी। मैंने उससे कहा तुम सो रही थी, तुम रो रही थी, बताओ क्या बात है, कुछ हुआ है? तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, आपको कोई सपना आया होगा। उसके चेहरे को देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सो रही थी। मैं भी समझ गई कि हाँ शायद मैंने ख्वाब में कुछ देखा होगा, क्योंकि आधी रात का वक्त था, कमरे में सिर्फ लैंप की रोशनी थी। मैं फिर से लेट गई, लेकिन मेरा एक मसला था कि मैं एक दफ़ा जग जाती तो
फिर मुझे दोबारा ठीक से नींद नहीं आती थी। लेकिन ये बात रूबी को पता नहीं थी। कुछ ही मिनटों बाद वो फिर से रोने लगी और अब मैं नींद में नहीं बल्कि अपने पूरे होश हो हवास में थी। लेकिन ये क्यों रो रही थी? ऐसा तो पूरे दिन में कुछ भी नहीं हुआ था कि उसने कोई बात दिल में रख ली हो। वैसे भी ऐसी नहीं थी कि छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा ले, और हमारे माँ बाप हमारे साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं करते थे कि जिससे हमें बुरा लगे। अगर उन्होंने कोई बात भी समझानी होती थी तो तरीके से समझाते थे। हम बहनों में तो वैसे भी लड़ाई झगड़े वाला कोई माहौल नहीं था, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपनी औलाद की तरह ही पाला था। वैसे तो मैं उससे 6 साल बड़ी थी, लेकिन मैं बड़ी बहन थी, इसलिए मेरे लिए तो वो हमेशा छोटी ही रहती। फिर ये रो क्यों रही थी? एक दिन मैं परेशान होकर उसके स्कूल चली गई। सोचा कि सबसे पूछती हूँ कि कैसी स्टूडेंट है, पढ़ाई में कैसी जा रही है, क्योंकि अब बस आखिरी साल ही तो था। मैं उसकी क्लास इंचार्ज से मिली। उसने कहा कि पहले तो बहुत अच्छी थी, क्लास की टॉप 10 लड़कियों में थी, लेकिन आजकल कुछ गड़बड़ाई हुई सी है। आपके घर में कोई मसला चल रहा है क्या? मैंने कहा कि नहीं जी, घर में तो कोई मसला नहीं चल रहा। भगवान का शुक्र है, पता नहीं फिर वो ऐसा क्यों कर रही है। स्कूल वालों ने भी यही बातें की। मैं एक जगह बैठी थी जब मेरे सामने से एक आदमी गुजरा और मैं उसको देखकर हैरान रह गई कि ये कौन है, क्योंकि वो आदमी नहीं, ऐसा लगता था कि वो उस पे हुस्न का साया था। जैसे जब खूबसूरती बनती जा रही थी तो वह खूबसूरती की कढ़ाई के अंदर ही गिर गया था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आदमी था। इतना खूबसूरत आदमी मैंने तो अपने आसपास पहली दफ़ा देखा था, यानी कि फिल्मों ड्रामों या किसी और चीज़ के अलावा। बिल्कुल ही हीरो जैसा लगता था। लंबा चौड़ा खूबसूरत सफ़ेद रंग का मालिक, और नैन नक्श भी ऐसे थे कि देखकर कोई भी पागल हो सकता था। पर ये कौन था? जब वो वहाँ से गुजरा तो 2 लड़कियाँ देखकर हंस रही थी। मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि ये कौन है, तो कहने लगी कि ये सर मनोज है, वो पढ़ाते हैं। और मैं समझ गई कि तभी मेरी बहन कह रही थी कि बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है। ये तो किसी को भी अच्छा ही लगेगा, बुरा तो नहीं लग सकता। ऐसा खूबसूरत मर्द तो हम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। वो कह रही थी कि मुझसे उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि इनसे भी बात कर लेती हूँ कि आप मेरी बहन की क्लास को पढ़ाते हैं। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। वो स्टाफ रूम में जा रहे थे। मैंने कहा कि 2 मिनट, आपसे मुझे रूबी के बारे में बात करनी है। उन्होंने कहा रूबी? वो किसी सोच में पड़ गए। उनकी आवाज़ भी बड़ी कमाल की थी। फिर उनको याद आ गई और मैंने कहा कि जी, उसके बारे में बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छी लड़की है, पढ़ाई में भी ठीक है, मैथ भी उसको अच्छा लगता है। वो बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि आप कौन हैं, तो मैंने कहा कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैंने कहा कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आप इतने आराम से कह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी पहले की तरह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों का मसला है, मेरा नहीं। वो बात ख़त्म करके वहाँ से चले गए और मैं इस नतीजे पर पहुँच गई कि जो लोग खूबसूरत होते हैं वो अच्छी नहीं होते। बड़ा ही कोई बदतमीज़ आदमी था। जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर दी। दिन इसी तरह गुजरने लगे और सर्दियों का मौसम आ गया। रूबी मेरे कपड़े पहनने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे कपड़े क्यों पहन रही हो? तो कहने लगी कि मुझे खुले ढाले कपड़े पहनना अच्छा लगता है। अपने आप को बड़ी सी चादर में छुपा कर रखती थी और उसके ऊपर भी बड़ा सा स्वेटर पहन लेती थी। मैंने कहा कि तुम्हें इस दफ़ा ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। तो उसने कहा कि हाँ, लग रही है। वो हमेशा कहीं खोई रहती थी, रातों को उठ उठ कर रोती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। स्कूल से अक्सर लेट हो जाती थी। कुछ तो ऐसा था जो उसके छोटे से दिल में चल रहा था और हमें पता नहीं था। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इस तरह से पता लगेगा कि मैं हैरान ही रह जाऊंगी। एक दफ़ा तो मैंने उसकी डायरी की तरफ देखा। वो अपनी डायरी कभी किसी को नहीं देती थी। उसने मुझसे कहा कि ज़रा डायरी पकड़ना। मुंह उसका दूसरी तरफ था। मैंने जल्दी जल्दी एक पेज खोला और शुरू की 4 लाइनें पढ़ ली, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकती थी। मैंने उससे उसकी डायरी पकड़ाई और ख़ुद में पीछे बैठ गई। पर वो 4 लाइनें ही इत्तेफाक से मैंने ऐसी पढ़ी थी कि मैं हैरान रह गई थी। शायद ये भी भगवान की तरफ से इशारा था कि जैसे ही मैंने डायरी को अचानक खोला, वही बात मेरे सामने आ गई जो शायद मैं जानना चाहती थी। उन 4 लाइनों के बारे में बताती हूँ। देखा था कि सर मनोज से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आजकल मैं बड़ी परेशान हूँ, यानी कि जो भी उसके दिल में चल रहा था उसका ताल्लुक सर से ज़रूर था। खैर, उसके फाइनल पेपर भी हो गए और अब वो घर पर ही थी। अब आगे क्या करना था उसके बारे में सोचने का वक्त था। हमारे
तो पढ़ाई के दिन थे, हमने तो अच्छी पढ़ाई ही करनी थी। पर उसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। मेरे पापा ने कहा, क्यों बेटा, आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहती हो? तो उसने कहा, पापा मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मेरा पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, मैं कुछ और कर लूँगी, कोई कोर्स कर लूँगी। मेरी माँ भी गुस्सा होने लगी कि जब बड़ी बहन ने इतनी पढ़ाई की है तो तुम्हें भी करनी है और तू कहती है कोई कोर्स कर लूँगी। मेरे बाबा ने कहा कि देखो, इसको तंग नहीं करो, इसकी अपनी मर्जी है, अगर करना चाहती है तो ठीक है, नहीं करना चाहती है तो हम उस पर दबाव नहीं डालेंगे। मैंने बाद में बाबा से कहा कि आपने बात ख़त्म यूँ कर दी। तो मैंने कहा कि अभी वो खुद समझ नहीं पा रही है कि उसने क्या करना है। जितनी दफ़ा हम उससे कहेंगे वो इसका उल्टा ही करेगी। अभी वैसे भी दाखिले में 2-3 महीने हैं, उसे सोच लेने दो कि वो क्या करना चाहती है, जो भी करना होगा बता देगी। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती थी, यह उसकी ज़िंदगी में होने वाला सबसे बड़ा फैसला था। वह अचानक से पढ़ाई न करने का फैसला कैसे कर सकती थी? वह तो मुझसे भी ज़्यादा शौक से पढ़ाई करती थी। कोई ना कोई बात ज़रूर थी। आप लोग कुछ समझ सकते हैं कि एक लड़की अचानक से पढ़ाई छोड़ने का फैसला करती है तो यह कोई छोटी बात नहीं होती है, और वह भी ऐसी लड़की जिसको पता है कि हमें पढ़ लिख कर कुछ बनना है और अपने पापा की सहायता करनी है। जिस पापा की जो सारे परिवार वालों से बातें सुनता है, सिर्फ हमारे लिए, हमारी वजह से उसने हमारी माँ को नहीं छोड़ा, वरना वह अपनी ज़िंदगी बदल सकता था। क्या हमारे पापा का इतना अधिकार नहीं बनता था? क्या हम उनके लिए पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाएं, ताकि परिवार वाले भी देखेंगे कि इसकी बेटियां तो बड़ी काबिल निकली हैं और हमारे पापा का सर ऊंचा हो। मेरी पढ़ाई तो अच्छी जा रही थी, मैंने तो कुछ न कुछ कर ही लेना था, लेकिन यह जो रूबी ने अचानक से यू टर्न मारा था, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। हम लोग तब हैरान रह गए थे जब रूबी के लिए एक रिश्ता आ गया। हमें समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी रिश्ता कहाँ से आ गया। मेरे लिए भी हाल ही में रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे थे कि अभी कॉलेज का 1 साल बाकी है और मेरी बेटी नौकरी भी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर रूबी के लिए रिश्ता आ गया। जब पता चला कि रिश्ता किस घर से आया है तो मैं दंग रह गई। अभी रिश्ता घर नहीं आया था, बस बात हुई थी। किसी ने कान में डाल दिया था कि वे लोग रिश्ता लेकर आना चाहते हैं और मेरे माता पिता इसी बारे में बात कर रहे थे। रूबी कमरे में सो रही थी, उसे पता भी नहीं था। वे यही बातें कर रहे थे कि लगता है वह हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। बेटियां तो ऐसा ही करती हैं और हमने उन पर इतना भरोसा किया। वे दोनों बड़े परेशान थे। मैं कमरे में गई, रूबी बेखबर सो रही थी। मैंने उसके ऊपर से रजाई हटा दी और सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने उसे जगाया और इससे पहले कि वह डर से जागे मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैंने सब देख लिया। तो मुझे बताओ कि यह सब कैसे हुआ, बताओ मुझे, क्योंकि तुम्हारे लिए किसी और का नहीं, सर मनोज का रिश्ता आया है। यह सुनकर वह भी हैरान रह गई। उसने कहा कि उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेजा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि वे मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा कि वे तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, और यह सब कैसे हुआ? तुम्हें पता है यह कितनी बड़ी बात है, तुम माँ बनने वाली हो, तभी तुम खुला कपड़ा पहनती थी। यह सब कैसे हुआ बताओ मुझे। उसने रोना शुरू कर दिया और फिर मुझे सारी बात बताई, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि एक दिन मैंने बहुत बुरा टेस्ट दिया था तो सर ने कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी बंद है और तुम 15 मिनट के बाद बाहर जाओगी। मैं क्लास में बैठी थी, वे क्लास से चले गए। उन्होंने मुझे कहा था कि सामने घड़ी लगी है, पूरे 15 मिनट के बाद जाओगी। वे लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते और उन्हें स्टिक से मारने की सज़ा भी नहीं देते, लेकिन ऐसी सज़ा दे देते हैं। इसलिए मैं वहीं बैठी थी जब अचानक वहाँ एक आदमी आ गया। मैंने उसे पहले नहीं देखा था, लेकिन शायद वह स्कूल में ही काम करता था और उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरा इज्जत लूट लिया। जब 20 मिनट बाद सर वहाँ आए तो उन्होंने मेरी मदद की, मुझे उठाया, मुझे अपने घर ले गए। मैं 2 घंटे उनके घर रही। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया। वे बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि वे कहते थे कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें सज़ा नहीं देता तो यह सब नहीं होता। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हें यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मैं अपने आप को संभालते हुए काफ़ी हद तक सेट होकर वापस घर आ गई और मैंने झूठ बोला कि एक लड़की की मदद कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका परिणाम यह होगा। उन्हें भी इस बारे में सब कुछ पता है और सिर्फ उन्हीं को पता है। वे कह रहे थे कि वे मेरी मदद करेंगे, बस मुझे अपने पेपर दे देने चाहिए और घर चली जानी चाहिए। लेकिन क्या वे ऐसी मदद करना चाहते हैं कि मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं तो अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। मैंने कहा कि वह बहुत अच्छा इंसान है, वह वास्तव में तुम्हारी
मदद करना चाहता है और एक आदमी एक औरत की ऐसी ही मदद कर सकता है। वह तुम्हें अपना नाम देना चाहता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मैं समझ रही थी कि वह सिर्फ दिखने में ही सुंदर है, दिल से काला है, लेकिन वह दिल का हीरा इंसान है। लेकिन रूबी कहने लगी कि हमारी उम्र में काफ़ी फ़र्क है। मैंने कहा कि इतना फ़र्क नहीं है, 7-8 साल का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता। मुझे लगता है कि इतना फ़र्क हमारे माता पिता भी सह सकते हैं, लेकिन यह बात बहुत अजीब है। कुछ तो करना होगा। खैर, हमने सगाई की रस्म कर दी और लोगों से कहा कि दोनों बहनों की शादी एक साथ करेंगे, लेकिन फिर 2 महीने बाद यह बहाना कर दिया कि लड़के की माँ बीमार है और चाहती है कि जल्दी से रुखसती हो जाए और रूबी को उसके घर भेज दिया। माता पिता को जब सब कुछ बताया तो वह दौर बहुत मुश्किल था। वे भी परेशान हो गए, रोने लगे कि हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन उस आदमी को सलाम भी करने लगे जिसने इस घर को इस मुसीबत से बचाया। जिसने बुरा किया उसे भी पकड़वाया और पुलिस के हवाले किया। मेरी बहन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, लेकिन उस तूफ़ान के सामने एक असली आदमी खड़ा था जिसने उस तूफ़ान को अपने हाथ में पकड़ाकर एक छोटी सी हवा बना दी और वह हवा एक पल में ही हवा हो गई। आज वह मेरी बहन का पति है और मेरी शादी भी हो चुकी है। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। उनके घर में एक बेटी है। मैंने कभी नहीं देखा कि मनोज ने कभी इस बेटी के बारे में कोई बात की हो। वह उसे वैसे ही चाहता है जैसे अपनी औलाद को। वे लोग साथ में बहुत खुश हैं। मेरी बहन मुझसे छोटी थी, लेकिन अब बहुत समझदार हो गई है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कभी छोटी थी ही नहीं। जिंदगी ने वाकई उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसे एक अच्छे आदमी से तो मिला दिया। मैं अपनी कहानी सुनाकर आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आदमी कभी मजबूर नहीं होता। जो आदमी कहता है कि मैं मजबूर हूँ, वह या तो आदमी ही नहीं होता या फिर वह झूठ बोल रहा होता है। कभी आदमी भी मजबूर हुआ है क्या? मजबूर तो हमेशा औरत होती है। आदमी को भगवान ने यह ताकत दी है कि वह औरत को बचा सके, या जो उसे रखवाला बना दिया गया है, या यूं ही नहीं बनाया गया है। यह रखवाला बहुत बड़ा शब्द है। इसका बोझ उठाना आसान नहीं है, लेकिन आदमी इस काबिल है कि वह इसका बोझ उठा सकता है। अगर ना उठाना चाहे तो अलग बात है। आप लोग बताएं कि क्या आप में से कोई मनोज की जगह होता तो वह ऐसा कदम उठाने को तैयार था, या तो वही बात थी कि उन्होंने वाकई वह कर दिखाया जो और कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना हिम्मत लाना भी बड़ी बात होती है। जो इंसान दूसरों को पढ़ना सिखाता है वह खुद अच्छा इंसान ही होता है, और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा शिक्षक होता है। हमें ऐसे मर्दों की कहानियाँ भी आगे लानी चाहिए जो औरत का ख्याल रखते हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, उसे मोहब्बत करते हैं, उसे समाज से बचा लेते हैं। लेकिन कहानियाँ हमेशा ऐसे मर्दों की ही आगे आती है जो औरत के साथ बुरा करते हैं। क्या आप कुछ सोचेंगे? सारे के सारे इंसान बुरे नहीं हो सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे सभी इंसान अच्छे नहीं होते। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।